गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर जो त्रिभाषा नीति जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये टॉपिक थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि तीन लैंग्वेज की जो पॉलिसी है, थ्री लैंग्वेज जो पॉलिसी है, त्रिभाषा जो नीति है, वो यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, वहां पर उपयोग में नहीं ली जाएगी, वहां पर लागू नहीं होगी ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी या त्रिभाषा नीति, राइट। और यहां पर बाइलिंगुअल पॉलिसी उपयोग में ली जाती है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के प्रोविजन के तहत, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के प्रोविजन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में बायलिंगुअल पॉलिसी का ही उपयोग किया जाएगा, यानी कि दो भाषा का ही उपयोग किया जाएगा। वहां पर तीन भाषा नहीं उपयोग में ली जा सकती, ऐसा बकायदा कानून में मेंशन्ड है। तो इस चीज को बताते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि तीन लैंग्वेजेस की पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज में एप्लीकेबल नहीं होगी। आज की डेट में थ्री लैंग्वेजेस को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप काफी समय से फॉलो कर रहे हैं गाइस, तो अपन ने इस टॉपिक को, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की और थ्री लैंग्वेज पॉलिसी वाले टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ की अगर आप मैगजीन देखेंगे, जिस समय अपन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था, तो उस समय मैंने पूरी चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। बट डोंट वरी अबाउट इट, ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना कि ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर, त्रिभाषा फॉर्मूला के अंदर या त्रिभाषा नीति या थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का जिक्र जो है वो किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। तो 1968 में कोठारी कमीशन के तहत ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो सामने लाया गया था। तो कोठारी कमीशन याद रखना आप। और उसके बाद 2019 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जब बन रहा था, तब उस समय एक कमिटी थी जो कि इस ड्राफ्ट को बना रही थी। वो कमिटी थी, उसके हेड जो थे वो थे साइंटिस्ट डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट किया जाए, शामिल किया जाए, राइट। तो कस्तूरी रंजन कमेटी का ये रिकमेंडेशन था अभी हाल ही में कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, त्रिभाषा फॉर्मूला जो है, उसको अडॉप्ट किया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसको लेकर ये करंट की चीजें हैं, थोड़ा सी फैक्चुअल चीज वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में है क्या। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि तीन भाषा का यहां पर उपयोग करने की बात की जा रही है एक स्टेट के अंदर। जनरली हम लोग देखते हैं कि एक स्टेट के अंदर दो भाषा होती हैं, राइट, बट यहां पर तीन भाषाओं को मतलब सरकारी दफ्तरों में भी या फिर स्कूल्स वगैरह में भी उपयोग में लिया जाए, तीन भाषाओं को, राइट। जनरली स्कूल्स वगैरह में या सरकारी दफ्तर में एक स्टेट के अंदर दो भाषा ही होती हैं। एक तो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है, जो भी उसकी ऑफिशियल भाषा वगैरह जो होती है, और दूसरी इंग्लिश मैक्सिमम केसेस में, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। बट थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में तीन भाषाओं के उपयोग की बात की जा रही है। अब इन तीन भाषाओं को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत बताया हुआ है, कोठारी कमीशन के तहत ये चीज सामने बताई गई है। तो देखो, पहली लैंग्वेज कैसे चूज की जाएगी, पहली भाषा। तो देखो, पहली भाषा तो मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, या फिर रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। पहली भाषा कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा कहलाई जाएगी, उसको आप फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, पहली भाषा के तौर पर मेंशन कर सकते हो। दूसरी भाषा कौन सी होगी, तो दूसरी भाषा में दो चीजें डिफरेंशिएट करनी है। एक तो जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं, और जो स्टेट्स नॉन हिंदी स्पीकिंग होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट है। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर एक मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश आप रख सकते हो हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो गई, जैसे कि उर्दू हो गई, राइट, सिंधी हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो होती है, मतलब तमिल, कन्नड़, तो ये सब जो लैंग्वेज जो हम लोग को देखने को मिलती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, राइट। तो इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के को रख सकते हो या फिर इंग्लिश को रख सकते हो दूसरी लैंग्वेज के तौर पर। कहां पर, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर। अब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर इंग्लिश या फिर हिंदी को रखा जा सकता है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। और थर्ड लैंग्वेज के अंदर किसको शामिल किया जाएगा, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर जिन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है,
वहां पर या तो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है या फिर कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर इंग्लिश को रखा जा सकता है या फिर किसी भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक स्टेट के अंदर 3 लैंग्वेजेस को यूज में लाने का ये फॉर्मूला है, ट्राइलिंग्विस्टिक फॉर्मूला, राइट, त्रिभाषाई सूत्र, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और मतलब क्यों आवश्यकता है इसकी, ये भी समझो आप कि इस प्रकार की 3 लैंग्वेजेस की क्यों आवश्यकता है एक स्टेट के अंदर, या क्यों इसको लागू किया जाना चाहिए। तो कमिटी की रिपोर्ट के थ्रू हमें यह पता लगा है कि एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एक जो बच्चे जो होते हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जो है वो 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखें, ज्यादा लैंग्वेजेस सीखें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए और नेशनल हार्मनी के लिए इसको लाने की बात की जा रही है कि इसको लाया जाए। नेशनल हार्मनी के लिए इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं गाइस एक प्रकार का लैंग्वेज बैरियर्स या लैंग्वेज डिवीजन हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया से जब लोग साउथ इंडिया में जाते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वाइस वर्सा साउथ इंडिया से लोग नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, या फिर हमारे इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब लोग जाते हैं तो वहां पर भी लैंग्वेज बैरियर होता है, राइट। तो ये लैंग्वेज बैरियर को बेसिकली समाप्त करने के लिए कि मतलब स्कूल लेवल से ही बच्चों को 3 लैंग्वेजेस जो है वो सिखाई जाए, जिससे कि एक तो बच्चों का डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ जब वो बच्चे बड़े होंगे तो ऑब्वियसली बात है 3 लैंग्वेजेस उनको आती होगी, तो हमारे इंडिया में एक हार्मोनी भी आने वाले समय में क्रिएट होगी, किसी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, राइट। तो इस पर मेनली फोकस करते हुए ये ट्राई लिंग्विस्टिक फॉर्मूला जो है वो लाने की बात की जा रही है, राइट। बट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसको इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि ये क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। एक तो बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, ये कुछ राज्य हैं, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि इनके स्कूल्स में हिंदी भाषा सिखाई जाए। तो हिंदी भाषा को सिखाने के लिए ये 3 स्टेट्स रेडी नहीं है, और भी काफी सारी साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं वो रेडी नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की तो वहां पर भी सेम चीज देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जो राज्य हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि उनके स्कूल में तमिल भाषा या साउथ इंडिया की भाषा पढ़ाई जाए, सिखाई जाए। तो ये चीज है। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास भी पर्याप्त संसाधन वगैरह नहीं है, इनफ रिसोर्सेज नहीं है 3 टियर लिंग्विस्टिक फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने में के लिए बेसिकली, राइट। तो ये चीज भी एक इशू हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक ट्राई लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में, त्रिभाषा नीति के बारे में, जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट अभी ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अपन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान भी समझते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि लैंग्वेज की बात करते हैं या लैंग्वेज से रिलेटेड है। क्योंकि ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात हो रही है तो आपको ये प्रोविजंस के बारे में भी क्लियरली पता होना चाहिए। तो सबसे पहली तो बात करेंगे अपन आर्टिकल 29 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 29 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जो माइनॉरिटीज हैं हमारी कंट्री में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये कहता है कि हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन है, किसी भी कोई भी मतलब सिटीजन का कोई भी क्लास हो सकता है, राइट, उनकी अगर खुद की स्पेसिफिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है तो उसको उन्हें प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, संरक्षण देने का, कंजर्व करने का अधिकार है। तो लोगों के पास, माइनॉरिटीज के पास अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। और सरकार की भी बेसिकली ये ड्यूटी है कि माइनॉरिटीज की लैंग्वेज को, कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, राइट, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ये सरकार की भी हम लोग को जिम्मेदारी देखने को मिलती है। तो ये आर्टिकल 29 कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 343 बात करता है हिंदी लैंग्वेज के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंटरनेशनल फॉर्म जो इंडियन न्यूमेरिकल्स का जो होता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो हिंदी लैंग्वेज की बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, और इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। जब आर्टिकल 343 लाया गया था तब उस समय कहा था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब से हमने अडॉप्ट किया तब से लेकर 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू की जाएगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो ये इनिशियली कहा गया था। बाद में 1967 में आर्टिकल 343 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद इंग्लिश को कंटिन्यू करने की बात कर दी गई थी कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, राइट। तो इंग्लिश और हिंदी भाषा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रहेंगी, इसके बारे में आर्टिकल 343 कहता है। फिर आर्टिकल 347 की बात करें तो ये पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को
कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो कहीं पर भी यानी कि किसी राज्य के अंदर अगर वहां पे ज्यादा लोग, ज्यादा जनता जो है, अगर वो चाह रहे हैं कि कोई सी उनकी बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो डिक्लेयर की जाए या फिर स्टेट उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करे, तो ऐसा अगर वहां के लोग, उस क्षेत्र के लोग अगर चाह रहे हैं और उस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं यानी कि ज्यादा नंबर्स में जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं और उनकी डिमांड है कि उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट लोगों की डिमांड को देखते हुए, राइट, एक स्टेट के अंदर या स्टेट के किसी एरिया के अंदर भी किसी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये पावर देता है आर्टिकल 347 हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। अब आर्टिकल 350A की बात करें तो देखो बहुत ध्यान से याद रखना, इससे रिलेटेड चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में वाला क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आर्टिकल 350A से रिलेटेड, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को रीसेंट पास्ट में ही देखने को मिली है। तो देखो इसमें ये क्या कहता है आर्टिकल 350A कि मदर टंग जो है प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन में होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मदर टंग में ही सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। तो ये आर्टिकल 350A कहता है, अनुच्छेद 350A कहता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 351 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा 8वां शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वेरियस आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जिसके बारे में अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स पर, जो मैंने भी आपको बताया कि हमारा 8वां शेड्यूल जो है उसके अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लिखकर बताइए और कौन सी लैंग्वेज किस किस साल पर इंक्लूड की गई थी, किस किस ईयर पर इंक्लूड की गई थी, तो वो भी आप लिखकर बताइए। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल गाइस कंप्लीट टॉपिक लैंग्वेज से रिलेटेड, राइट। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।